स्टार्ट करते हैं 2022-23 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर क्लास 12 सेशन 2022-23 मैथमेटिक्स और उसका कोड दिया हुआ है 41। टाइम अलाउड 3 आवर्स। आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। 10-20 मिनट रीडिंग का टाइम अलग दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 है। 80 मार्क्स का टोटल पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको आपको रीड करना है। फर्स्ट है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 सेक्शंस है ए बी सी डी और ई। ईच सेक्शन इज कंपलसरी। हर एक सेक्शन कंपलसरी है, मतलब किसी भी सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। However, there are internal choices in some questions. There are some internal choices in some questions. कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। इसमें इंटरनल चॉइस है तो चॉइस में से आप कोई एक कर सकते हैं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है सेक्शन ए हैज 18 एमसीक्यूज। सेक्शन ए के अंदर 18 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ऑफ 1 मार्क ईच, और हर एक पे 1 मार्क है। 18 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, टोटल 20 मार्क्स का है ये आपका सेक्शन ए। थर्ड नंबर के इंस्ट्रक्शन है सेक्शन बी। एक बी सेक्शन है हैज 5 वेरी शॉर्ट VSA टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। थर्ड सेक्शन सी हैज 6 शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी के अंदर 6 शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं और हर एक की मार्किंग है 3 मार्क्स। फिफ्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन है सेक्शन डी हैज 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आप 5 मार्क्स ईच। ये सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। 6 नंबर की लास्ट इंस्ट्रक्शन है सेक्शन ई हैज 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, बेसिस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट। केस स्टडी वाले बोल सकते हैं आप, या आप इसको सोर्स बेस्ड बोल सकते हैं, बेसिस बेस्ड बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विद सब पार्ट्स। हर एक पे 4 मार्क्स हैं जिसमें सब पार्ट्स है। तो ये तो इसकी इंस्ट्रक्शन हो गई। इतना बड़ा पेपर है आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 38 आएंगे। 38 क्वेश्चंस है टोटल। जब आप काउंट करेंगे इसको तो 38 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। देखिए सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if A is a matrix, Aij is a skew symmetric matrix of order n। ये skew symmetric matrix दिया हुआ है किस ऑर्डर का? n ऑर्डर का। n ऑर्डर का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम भी n है। देन विच कंडीशन इज करेक्ट? 4 कंडीशन दी हुई है। Aij is equal to 1/Aji, ये फॉर ऑल का साइन है i, j, एंड b है Aij is not equal to 0 फॉर ऑल ij। सी ऑप्शन है Aij is equal to 0 where I is equal to j, एंड डी ऑप्शन है Aij is not equal to 0 where I is equal to j। देखिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको मालूम है कि जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो A डैश इज इक्वल टू क्या होता है? -a होता है। A डैश इज इक्वल टू -a। A डैश क्या है? A का अगर ट्रांसपोज लेंगे आप तो माइनस टाइम मैट्रिक्स A आ जाएगा आपका। तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A डैश इज इक्वल टू A होता है। क्यों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस रहती है। वो कंडीशन यदि आपको याद है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या कंडीशन रहती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? कंडीशंस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। पहली कंडीशन है इसकी ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं? Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज इक्वल टू j। ये कंडीशन है। रो और कॉलम यदि इक्वल रही तो Aij इज इक्वल टू 0। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो 0 होंगे। और एक कंडीशन इसकी और होती है, वो ये होती है कि Aij इज इक्वल टू -Aji। ये 2 कंडीशन थी। तो ये 2 कंडीशन में से ये वाली कंडीशन दी हुई है। देखो Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज इक्वल टू j। तो ये एक ही कंडीशन दी हुई है इसके अंदर। ये दूसरी कंडीशन भी है लेकिन दूसरी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो आप ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी लिख के बताता हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स 3 बाय 3 का ले लेता हूं मैं। देखिए डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, 0 0। ये डायगोनल के लिए मैंने ऐसा ही बना दिया। डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट भी डायगोनल का 0, और ये तीसरा एलिमेंट भी 0। देखो डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 0 लिख दिया मैंने। अब आप डायगोनल के ऊपर कोई भी एलिमेंट लिख दो, जैसे यहाँ 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ 2 लिख दिया, और यहाँ पर 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 कुछ भी लिख दो। अब इसके नीचे जब आप एलिमेंट लेंगे तो ये जो आपकी इमेज, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है यही वाला लेना है, लेकिन इसकी इमेज लेना और उसका साइन चेंज कर देना। ये +1 है तो यहाँ -1 लिख लेना, ये -1। ये 2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा, बस। देखो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसके डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है। तो ये आपका ए आई जे इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे का मतलब देखो ये A11 है, ये 0 है, ये वाला A22 है, ये 0 है, ये A33 है, ये 0 है, इसलिए ये ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू जे। ये वाली कंडीशन 2 है। ये वाली कंडीशन का मतलब कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। जैसे ये वाले एलिमेंट को देखो, A12 है और ये वाला क्या है, A21 है, लेकिन ये कैसा है, -1, तो ये ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसकी जरूरत ही नहीं अपने को ये वाली कंडीशन की, बस ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 0 के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू जी, आई इज इक्वल टू जे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टिक कर देंगे, ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखिए मैंने सॉल्व करके बताया आपको, ये इतना एग्जांपल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कंडीशन याद रखिए। तो उसके डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 होता है वेयर आई इज इक्वल टू जे। देख लो आप इसको, चाहे तो ये एग्जाम, यदि आप ये ए है, इसका यदि आप ए डैश निकालते हैं तो वो -a के इक्वल आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 3 है उसके अंदर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, 9 -9 3 -3। तो मैं इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसी को लिख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश उसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू, अब देखिए अगर दो मैट्रिक्स आपके डिटर्मिनेंट के अंदर हो तो दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लो तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज या ए डैश। अब आपको ये भी मालूम है अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश की वैल्यू दी हुई है, तो ये ए डैश है, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल ही होता है। सेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। मतलब किसी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लो या उसके ट्रांसपोज का आप डिटर्मिनेंट लो तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। तो अपने को यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश की वैल्यू दी हुई है, ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, तो ये वाले ए को मैं ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है। ये हो गया -3 इंटू -3, -3 का -3 में इंटू करें, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस ए बी सी इज गिवन बाय। ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होता है वेक्टर एरिया, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए बी और सी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी उसकी दो एडजेसेंट साइड रहती है। तो आप देखो यहाँ पे जो साइड्स दी हुई है आपको, मॉड का साइन तो है, उसमें दो साइड दी है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, सब में वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी है। तो एक वेक्टर ले लेता हूं मैं, ये वाला ए बी, ये ए बी वेक्टर हो गया आपका इधर, और एक ले लेता हूँ ए सी। देखो ये दोनों एडजेसेंट वेक्टर हो गया आपका, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, ये कहलाती है एडजेसेंट साइड। तो इन्हीं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं मॉडुलस के साइन के अंदर और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी।
यहाँ पर ये जो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी है, इस ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स है, वेयर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी आर adjacent sides of triangle। ये ट्रायंगल की जो एडजेसेंट साइड है वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, ये 1/4 ये 1/8, ये बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f of x is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square if x is not equal to 0 and f of x is equal to k if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ये जो फंक्शन दिया हुआ है at x is equal to 0 के ऊपर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो इसमें से k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, -1, 1 और 2। तो देखिए x is equal to 0 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। जब ऐसे केसेस रहते हैं कि x की 1 से ज्यादा वैल्यू रहती है तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करके क्वेश्चन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वली होती है किसी भी फंक्शन की, तभी उस फंक्शन की लिमिट पॉसिबल होती है। अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं, वैसे करते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ही है इसको, जब ये इज नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन और लेस देन के साइन रहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे अपने को के की वैल्यू निकालना है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वही राइट हैंड लिमिट आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के दी हुई है, तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, ये फंक्शन की लिमिट, मतलब जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी उस फंक्शन की लिमिट होगी, तो हम केवल एक ही बार निकाल रहे हैं। चलो रखो यहाँ पे वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, बस ये k आ गया आपके पास में, और इसी k की वैल्यू निकालना। आप इसको सॉल्व कर दो, अभी आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस कॉस 4x है तो cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, तो cos 2a का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, 1 माइनस cos 2 इंटू 2x ऐसा लिख लिया मैंने इसको, अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब यहाँ से cos 2a का फॉर्मूला 1 को कैंसिल करने वाला लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x होता है, x के प्लेस पे 2x है तो 2x लगा दो, अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos 2a का साइन के टर्म वाला, -1 +1 कैंसिल, और ये वाले 2 से ये 8 को भी कैंसिल कर लेता हूँ मैं 4 टाइम। अब ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर 2x दिख रहा, तो हम एक लिमिट होती है अपने पास, लिमिट x टेंड 0 साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो ये साइन 2x साइन स्क्वायर 2x दिख रहा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, साइन 2x और एंगल 2x का दिख रहा, तो मैं 2x से इसको डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ होल स्क्वायर लगा देता हूँ। देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये 2x का स्क्वायर अपन ने 2x अपन ने अपनी तरफ से किए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, तो 4x स्क्वायर नीचे, तो यहाँ 4x स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर ऐसा। अब ये बैलेंस हो गया आपका ऊपर का, इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा और ये 4x स्क्वायर आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा, और नीचे बचा आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू k है। ये 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल कर लो, अब देखो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर। देखो ये 2 बार है आपका,
यहाँ पे जितना एंगल है 2x उतना ही एंगल से डिवाइड हो रहा है। 2x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 का मतलब एक ही होगा, 2x टेंड्स 0 रहेगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x टेंड्स 0, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये भी k के इक्वल चल रहा है। ये वाली लिमिट लगा दी है मैंने यहाँ पे, सेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये वाली लिमिट लगाया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ गया आपका 1, k इज इक्वल टू 1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x देन f ऑफ x इज। देखिए एफ डैश ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको f ऑफ x की वैल्यू निकालने, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर अपने को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो तो उस डेरिवेटिव का इंटीग्रल यदि आप निकालते हैं तो वही वाला फंक्शन आ जाता है जिसका कि वो डेरिवेटिव था। देखो सिंस डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है आपका एफ डैश ऑफ एक्स, ये मालूम है आपको, ऐसा होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये वाला फंक्शन आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स रख दो, तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है, ये एफ ऑफ एक्स बोला है, एफ ऑफ एक्स इधर आ गया आपका, बस इसको सॉल्व कर दो। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एक पावर ऐड करें टोटल पावर से डिवाइड कर दिए, प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स इस और इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो प्लस सी लगा, प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आ गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, लॉग ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन दिख रहा है, सी में एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख रहे हो ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 6, if m and n are respectively the order and degree of the differential equation d by dx dy by dx raised to the power 4 is equal to 0, then m plus n is equal to what? तो ऑर्डर है m और डिग्री है n, तो हम ऑर्डर और डिग्री पहले अलग अलग निकाल लेंगे और उसको प्लस कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, देखना डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिखा है और इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। अब देखो यहाँ सामने डी बाई डी एक्स लगा होने का मतलब ये है कि अंदर जो फंक्शन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है पहले, अभी डायरेक्ट आपको ऑर्डर और डिग्री नहीं लिखना है। तो देखो इस पूरे को आप एक्स समझ लो, है ना, इसकी पावर 4 है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि यहाँ की पावर सामने आ जाती है और इसमें एक पावर कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 सामने आ जाएगा इनटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, एक कम होकर 3 हो गई। अब चेन रूल से अंदर वाले का फिर से करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो गया इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स। क्या किया मैंने, ये 4 पावर को सामने लेके आया, इसमें एक पावर कम किया तो 3 हो गई, फिर चेन रूल से इस डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर को m बोला गया है। तो ऑर्डर क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का या सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर को m बोला है उसने, इज इक्वल टू, देखो एक है डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा हुआ, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। किस ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा।
इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब इसकी डिग्री, अब डिग्री क्या होती है, डिग्री n दिया हुआ है आपको, तो n इज इक्वल टू, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के पहले आपको ये चेक करके देखना चाहिए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड कब होती है, जब उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स रहते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप की होना चाहिए। और डेरिवेटिव जो है वो साइन के साथ में एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ में एंगल के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, उसके एंगल बन के नहीं आना चाहिए, ई की पावर में नहीं आना चाहिए, लॉग के साथ में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं रहती। लेकिन यहाँ देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव इसकी पावर 3 है, ये होल नंबर पावर है। यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, तो ये जीरो पावर, ये भी होल नंबर। मतलब यहाँ पर इसके जो डेरिवेटिव्स है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री डिफाइंड है। जब इसकी डिग्री डिफाइंड रहती है तो क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अगर डिफाइंड है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव रहता है उसकी जो डिग्री रहती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर रहती है, उसी को उसकी डिग्री कहते हैं। तो देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, कुछ पावर नहीं लिखी मतलब 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो अब m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू 1 आ गई। अपने को क्या पूछा उसने, m प्लस n बोला है, तो m प्लस n निकाल लो। देयरफॉर m प्लस n इज इक्वल टू 2 प्लस 1 is equal to 3। देखो which option is correct, option C is correct, option C is correct। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन 4 इज, देखिए लेस देन 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इस इनइक्वालिटी का जब अपन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो ये लीनियर इनइक्वालिटी दिख रही, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वो स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी, आपकी डॉटेड आएगी। डॉटेड का मतलब होता है वो लाइन इंक्लूड नहीं रहती, उसके ऊपर जो पॉइंट रहते हैं वो भी इंक्लूड नहीं रहते। और यहाँ पे अगर इक्वल टू का भी साइन लगा रहे लेस देन या ग्रेटर देन के साथ में, तो फिर जो लाइन आती है वो डार्क लाइन आती है, उसके ऊपर जो पॉइंट आते हैं वो भी डार्क आते हैं। तो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी क्या होगा, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ओपन हाफ प्लेन मतलब डॉटेड वाला, और नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करने वाला, एंड the whole xy plane not containing the line 3x plus 5y is equal to 4 और a closed half plane containing the origin। तो क्या करते हैं कि इसका पहले इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करते हैं। इस इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखो जैसे ऑप्शन ये आ जाएगा इसका, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करने वाला ओपन हाफ प्लेन आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये देख लो, 3x प्लस 5y इज लेस देन 4, ये इनइक्वालिटी दी हुई है। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अगर अपन ले ले तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसको अपने ग्राफ पेपर पे अगर प्लॉट करना है या ऐसे ही प्लॉट करना है तो अपने को वैल्यूज का टेबल चाहिए। तो यहीं पे एक टेबल बना लो आप, दो वैल्यूज के लिए छोटा सा टेबल। एक बार x को 0 रख देंगे और एक बार y को 0 रख देंगे। ये x ये y, x को 0 रखें, यहाँ 0 रखे तो ये 0 हो गया। 5y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को 5 से डिवाइड करो, 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, या उसको 4/5 बोल सकते हैं आप। अब एक बार y को 0 रख दो, ये y को 0 रख दिया आपने, ये 0 रख दिया, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 को 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 1 जा 3 डेसिमल 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1.3333 आता जाएगा आपका, 1.3 आया और ये 0 आया। अब यदि अपन इसको xy प्लेन के ऊपर ड्रॉ करें, ये x o x डैश, ये y o y डैश। अब देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0.8 है, तो x इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया, y इज इक्वल टू 0.8 करीब करीब यहाँ ले लो, ये 0.8, ये एक पॉइंट मिला, पॉइंट भी आपके हॉलो रहेंगे। और दूसरा है x इज इक्वल टू 1.3 और y 0, x इज इक्वल टू 1.3 थोड़ा ज़्यादा ले लो और y 0, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया आपका पॉइंट, 1.3 बोल दिया इसको, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। मैं पहले डार्क बना देता हूँ, फिर डॉटेड कर दूंगा इसको, आगे तक जाने दो इसको भी आगे तक जाने, इसको डॉटेड बना देता हूँ मैं। डॉटेड इसलिए बना रहे कि ये जो इनइक्वालिटी थी वो केवल लेस देन 4 था। अब देखो इसने दो हाफ प्लेन बना दिए, एक ऊपर का बना दिया, एक नीचे का बना दी, तो कौन सा हाफ प्लेन अपना रिक्वायर्ड हाफ प्लेन रहेगा, ये जो आपकी इनइक्वालिटी दी हुई है इसमें आप ओरिजिन रख दो। ये ओरिजिन दिख रहा है आपको 0,0, तो देखो यहाँ 0 रखेंगे आप, x के प्लेस पर y के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 0 रखें तो ये 0 हो गया, y के प्लेस पे यहाँ 0 रखें तो ये भी 0 हो गया, लेस देन 4, तो ये आ गया आपका 0 इज लेस देन 4। ये ट्रू है, 0 4 से छोटा होता है,
एक पॉइंट 0,0 रखने के बाद में अगर वो ट्रू आ जाता है तो आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना पड़ता है जिसमें ये ओरिजिन कंटेन कर रहा है, 0,0 कंटेन हो रहा है। और अगर फॉल्स आता है तो वाला हाफ प्लेन लेते हैं जिसमें 0,0 नहीं आ रहा। तो ये ट्रू है तो आपको नीचे वाला लेना पड़ेगा। कौन सा आएगा? नीचे वाला, ये नीचे वाला हाफ प्लेन। अब देखो इसको, इस हाफ प्लेन को क्या बोल सकते हैं? अब इसमें डॉटेड लाइन है तो ये लाइन भी आपकी इंक्लूड नहीं है और इसके ऊपर पॉइंट भी इंक्लूड नहीं, मतलब ओपन रहेगा। एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, और ये किसको कंटेन कर रहा है? ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख रहे हैं आपको, ये वाला हाफ प्लेन आ रहा नीचे वाला, ये ओपन है। ओपन इसलिए है कि इसमें ये लाइन भी इंक्लूड नहीं है और ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, ऐसा रहता है ओपन छोटा वाला पैकेट। और इसमें ये 0,0 को कंटेन कर रहा है ओरिजिन। तो ये एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करने वाला हाफ प्लेन ये वाला हो गया आपका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द स्केलर प्रोजेक्शन। देखिए स्केलर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन एक ही चीज होती है। द वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखिए इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, तो इस वेक्टर को यदि अपन वेक्टर a बोल दें और इस वेक्टर को अपन वेक्टर b बोल दें, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है या जो स्केलर प्रोजेक्शन होता है उसका फॉर्मूला अपने पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं इसको। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन या केवल प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन जिसके ऊपर रहता है वही वाला मॉडुलस में जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये बी के ऊपर प्रोजेक्शन था वेक्टर बी के ऊपर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अगर इसको सॉल्व कर दो, ये वाले वेक्टर को ए ले लिया मैंने और इसको बी ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर ए है आपका 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर बी है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, तो यही वेक्टर बी को मॉड में डाल दो, मॉड ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको सॉल्व कर देते हैं विच इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर दो वेक्टर है बीच में डॉट लगा है, तो जब डॉट लगा रहता है तो आई के कोफिशिएंट से आई के कोफिशिएंट, आई केप के कोफिशिएंट से आई केप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, जे केप के कोफिशिएंट से जे केप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, के केप के कोफिशिएंट से के केप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो और बाकी को छोड़ दो। 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, माइनस 1 इंटू 2 करेंगे तो -2, -2 इंटू -3 करेंगे तो +6, और नीचे का आपको मॉडुलस हटाना है तो अंडर रूट आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, जे केप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 और के केप का कोफिशिएंट -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व कर लो। 6 प्लस 3, 3 प्लस 6 9, माइनस 2 करेंगे तो 7 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 9 1 10 और प्लस 4 14, 7 अपॉन अंडर रूट 14। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7 अपॉन अंडर रूट 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी। ये इसका स्केलर प्रोजेक्शन होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जिस वेक्टर के ऊपर निकालने के लिए बोल रहा है उसको नीचे लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल 2 to 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इसकी वैल्यू, तो इसको मैं आई के इक्वल ले लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये लिमिट अपन लगा देंगे, यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखना अपने को। तो देखो इसको ध्यान से, नीचे वाले को अगर टी पुट करें अपन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, मतलब ये 2x आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 से ऐसा मल्टीप्लाई कर देते, तो डायरेक्ट फॉर्मेट बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स वाला। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ इसको, विच इज इक्वल टू ये 2 to 3, यहाँ पर 2x लिखा मैंने और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये ऐसा मैंने क्यों किया? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होकर ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये सामने का 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लिमिट लगा दो 2 to 3। मैंने फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स।
याद आया? तो ये हो जाएगा आपका, ये 1/2 सामने है, एक बार आप x के प्लेस पे 3 रख दो, एक बार 2 रख के माइनस कर दो, ये हो जाएगा log 2 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस log x के प्लेस पे 2 रखें 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो 1/2, ये log 10 हो जाएगा माइनस log 5, यहाँ पर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा दो, ये 1/2 बाहर है, log 10/5 बोल सकते हैं, 5 से कैंसिल कर लो 10 को 2 टाइम्स, ये आ गया आपका 1/2 log 2। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1/2 log 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस है, देन ए बी इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल है, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है ये, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पहले जो बाद में लिखा रहता है उसका इनवर्स ले लो, फिर पहले वाले का इनवर्स ले लो, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ऐसा हो गया। ये फॉर्मूला था आपके पास में, सिंस ए बी इनवर्स कभी आपके पास में हो तो इसको बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पे एक और बी इनवर्स का इनवर्स बी वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स वही वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा और ये ए इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ, सिंस ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है, तो ए के प्लेस पे बी इनवर्स था, तो बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा, तो बी ए इनवर्स, so which option is correct, B A inverse, option C is correct, option C is given, the corner points of the shaded unbounded feasible region of an LPP linear programming problem are 0,4, 0.6, 1.6 and 3,0 as shown in figure. The minimum value of the objective function z is equal to 4x plus 6y occurs at देखिए एक फिजिबल रीजन दिया हुआ आपको z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y, इसकी मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर अकर होती है, 3 पॉइंट दिए 0,4, 0.6, 1.6 एंड 3,0, ये पॉइंट दिख रहे होंगे आपको यहाँ ग्राफ पेपर के ऊपर, ये है आपका 3,0, ये वाला है आपका 0.6, 1.6 और ये है 0,4। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसका ग्राफ बना के दिया हुआ, जो ग्राफ अपन बनाते थे वो बना बनाया ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये जितने पॉइंट्स दिए इसमें से कौन से पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और ये फिजिबल रीजन ये वाला है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये, और ये कैसा दिया हुआ है, कैसा है ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और आपको ये मालूम है कि जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो ये जो पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट के ऊपर अपन जो वैल्यू निकालेंगे उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, वो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीजन इज बिकॉज की जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। कभी अगर बाउंडेड रीजन रहता, क्लोज रीजन रहता, तो जो मिनिमम वैल्यू आती जिस पॉइंट के ऊपर वही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो जो मिनिमम वैल्यू अपनी आएगी कॉर्नर पॉइंट रखने के बाद वो मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी मिनिमम वैल्यू आएगी, सपोज आपकी मिनिमम वैल्यू m आ गई, तो 4x प्लस 6y इज लेस देन m, जितनी भी वैल्यू आएगी ऐसा रख के एक इनइक्वालिटी का ग्राफ और ड्रा करेंगे इसके अंदर, डॉटेड लाइन से आएगा वो, क्योंकि उसमें केवल लेस देन का साइन रहेगा ऐसा। तो फिर उस फिजिबल रीजन में, और ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आपको दिया, इसमें अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो अपनी मिनिमम वैल्यू आएगी m, वही उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई भी पॉइंट अपन जो नया आप प्लेन ड्रा करेंगे उसमें और इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट यदि कॉमन आ जाए तो फिर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। जैसी प्रोसीजर से अपन ने क्वेश्चन किए थे वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये कॉर्नर पॉइंट है तो इसके ऊपर अपन इसकी कॉर्नर पॉइंट से अपन इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक टेबल बना लो, पहले 3 पॉइंट है, यहाँ ले लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और इधर z की वैल्यू, तो कॉर्नर पॉइंट और इधर z इज इक्वल टू क्या दिया है, 4x प्लस 6y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से लिख दिया। कॉर्नर पॉइंट आपकी ये दिए हुए हैं और 0.6
कॉमा 1.6 एक ये दिया हुआ है और एक 3,0 ये वाला, तीनों पॉइंट ले लेता हूँ मैं। एक को ए बोल दिए, पहले को ए पॉइंट है आपका 0,4, फिर ये वाला पॉइंट आपका बी है, बी पॉइंट है आपका 0.6 कॉमा 1.6 और एक पॉइंट ये वाला है सी, सी है आपका 3,0। अब ये तीनों पॉइंट में से किस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी ये बताना। तो ये 0, पर एक्स के प्लेस पे 0 और वाई के प्लेस पे 4 रख के जेड की वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रख दिए प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 24 आ गया। उसके बाद 0.6 कॉमा 1.6 रखेंगे इसके अंदर, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0.6 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है, ये 4 6 जा 24 होता है तो 2.4 हो जाएगा, और 16 6 जा 96 होता है तो ये 9.6 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 + 6 10, 9 2 11 1 12, 12.0 या इसको 12 लिख सकते, ये 12 लिख दिया मैंने, सॉल्व करके देख लेंगे बाहर। और 3,0 एक्स के प्लेस पे 3 और वाई के प्लेस पे 0 रखो, तो ये 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब देखिए अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो एक आया 24, एक 12 और एक 12, ये दोनों 12 एक जैसे आ रहे हैं, तो ये मिनिमम होगी आपकी, इसको मिनिमम बोल सकते हैं आप, ये भी मिनिमम और ये भी मिनिमम, ये दोनों वैल्यू मिनिमम दिख रही है आपको। लेकिन अपना जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, तो ये 12 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए अपने को एक नया इनइक्वालिटी का ग्राफ इसके ऊपर ड्रा करना पड़ेगा। लिखता हूं मैं इसको, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, so 12 may or may not be minimum value of z, be minimum value of z। समझ में आई बात आपको? फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, तो ये जो 12 अपना आया ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 4x + 6y मिनिमम चाहिए, तो इसके लेस देन कितना रखेंगे, 12 रख के एक इनइक्वालिटी अपने को और मिलेगी, उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर उसका हाफ प्लेन डिसाइड करेंगे। उस हाफ प्लेन में और इस हाफ प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता है तो ये जो 12 है ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, और अगर कोई भी पॉइंट कॉमन आ जाता है तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और वो किस पॉइंट पे होगी अपने को पता चलेगा, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला ऑप्शन आएगा वैसे इसका डी वाला। नाउ क्या है वो, 4x + 6y इज लेस देन 12, ये ले लिया मैंने। अब इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यदि आप लेंगे तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका, 4x + 6y = 12। पूरा इक्वेशन आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2x + 3y = 6, ऐसा आ गया। ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे अपन, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं वैल्यूज का, ये x ये y, एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो। यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3y = 6 तो y = 2 आ जाएगा, y = 2। अब एक बार y को 0 रख देंगे ये 0 हो जाएगा, 2x = 6 तो x = 3 आ जाएगा। देखो ये 2 पॉइंट मिल गया, 0 2 और 3 0। इनको यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिए, ग्राफ पेपर बना हुआ है आपका। पहला क्या 0, 2 है तो x एक्सिस पे 0 ये आ गया और y एक्सिस पे 2 तो 1 2 ये आ गया। यहाँ पे आया पॉइंट, ये वाला पॉइंट आया आपका 0, 2 और एक पॉइंट है 3, 0 तो x एक्सिस पे 3 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ और 0 तो इसी पे आ जाएगा पॉइंट जो पहले से पॉइंट था आपका, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, ये वाला देखो ऑलरेडी आपका डार्क लाइन से दिख रहा है आपको ज्वाइन, लेकिन आप इसको डॉटेड से कर दो। ये दोनों पॉइंट्स के लाइन को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। इसी के ऊपर चला दे रहा हूँ मैं क्योंकि वहीं पे आ गया आपका, ये आगे तक के जाएगा, इधर भी ऐसा हल्का सा ऐसा। ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले इक्वेशन को, 2x + 3y = 6। अब
इसने एक हाफ प्लेन ऊपर बना दिया, एक हाफ प्लेन नीचे बना दिया, तो कौन सा अपना रिक्वायर्ड हाफ प्लेन होगा? ये जो इनइक्वालिटी है इसमें आप 0,0 पॉइंट पुट करो तो देखो ये ट्रू आता है क्या? यहाँ 0 रखे, एक्स के प्लस ये 0, ये 0, तो 0 इज लेस देन 12, ये ट्रू है ना? 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, यहाँ रख दिया मैंने 0, ये इनइक्वालिटी में यहाँ पे 0 रखा, एक्स के प्लस से तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ वाई के प्लस 0 रखा तो ये 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, तो ये 0 इज लेस देन 12 आया, 0 इज लेस देन 12, ये ट्रू है ना? ट्रू। अब ये जब ट्रू है इसका मतलब ये है कि आपको वो हाफ प्लेन लेना है जिसमें 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, ये है ओरिजिन, तो नीचे वाला हाफ प्लेन ले लेंगे। एक ऐसे 2-3 आप वो लगा लो रेफरेंस के लिए, नीचे वाला हाफ प्लेन। अब देखो ये वाला हाफ प्लेन, नीचे वाला हाफ प्लेन आया जो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा, और अपना जो फिजिबल रीजन था वो ऊपर का था। देखो ये लाइन भी डॉटेड है और इसके ऊपर जो पॉइंट है वो भी हॉलो सर्कल है, ना इसमें लाइन इंक्लूडेड है ना और ना ही पॉइंट इंक्लूडेड है, तो इसमें इस अनबाउंडेड विजिबल रीजन में और इस रीजन में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो 12 है यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर होगी? वो एक पॉइंट आपका ये वाला 0,6 और 1,6 इसके ऊपर, और एक 3,0 इसके ऊपर, ये वाला देखो ये 3,0 ये और ये 1,6, ये 2 पॉइंट के ऊपर तो मिनिमम है, लेकिन अपन जब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आएगी आपकी, इस लाइन के ऊपर जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू 12 ही आएगी। जितने भी पॉइंट्स आएंगे इसके ऊपर, ये इन्फिनिट पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स है, तो ये सारे पॉइंट्स पर इसकी जो वैल्यू है वो 12 ही आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आएगी? एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,6, 0.6, 1.6 एंड 3,0। देखो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबके ऊपर मिनिमम वैल्यू 12 ही आएगी। इसको लिख देता हूं मैं, वहां लिखता हूँ, जगह नहीं है। क्लियरली there is no point is common in inequality, कौन सी इनइक्वालिटी लिए थे अपन ने? ये वाली 4x plus 6y less than 12, 4x plus 6y is less than 12 and unbounded visible region, unbounded visible region, अनबाउंडेड विजिबल रीजन और इस इनइक्वालिटी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना? ये जो 12 दिख रहा है आपको यही मिनिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर z इज इक्वल टू 12 इज द मिनिमम वैल्यू, इज द मिनिमम वैल्यू एट every point of the line segment joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स? ये बात 1.6 और ये 3,0, 0.6, 1.6 एंड 3,0। देखो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो पहले से लाइन थी आपकी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 12 ही होगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0.6, 1.6 एंड 3,0। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ डिटर्मिनेंट 2, 4, 5, 1 is equal to 2x, 4, 6x, then possible values of x is or are। तो x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको ले लेता हूं मैं। डिटर्मिनेंट 2, 4, 5, 1 is equal to 2x, 6, 4x। यहां से आपको x की वैल्यू या वैल्यूज निकालना। देखो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 2/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, डायरेक्ट x की वैल्यू है 2 1 जा 2 -5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x²
-6 4 = 24, ये -18 हो जाएगा और -24 को इधर शिफ्ट कर लो तो +24 = 2x²। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 = 2x², x² = 3 आ गया। तो x दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस √3। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी, +√3 और -√3। या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, दैट इज x √3 एंड -√3। दो वैल्यू आई थी प्लस माइनस वाली, तो +√3 -√3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दिया हुआ है, देन एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 5 25 125 1/। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास में क्या, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n is equal to order of matrix, order of matrix। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर n-1 होता है। जितना उसका ऑर्डर रहता है उसमें से एक कम करके पावर लगा रहते हैं। ये n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। तो डायरेक्ट अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपने को वैल्यू निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n की वैल्यू 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, तो ये 5 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ऑफ बी 0.6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज, ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं या ए डैश बोल सकते हैं, जो आपको बोलना हो बोलो। उन दोनों के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0.9 होगी, 0.18 0.28 और 0.01। देखिए आपको ये मालूम है कि दो इवेंट ए और बी जब इंडिपेंडेंट रहती है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला अपने पास में। अब यहाँ पर अपने को जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की करना है। या आपको याद रखना है कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए नॉट और बी नॉट, इसको ए नॉट बी नॉट भी बोल सकते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बस इसके अंदर अपन वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। चलिए देखिए, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसा मैंने लिख दिया इसको। यहाँ पे आप चाहे तो बता सकते हैं कि ए और बी अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश और बी डैश भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। लिख दो आप चाहो तो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट events, then A complement and B complement will also independent events। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगी तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, डिपेंडेंट इवेंट हो तो फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले लगते हैं। अब देखो अपने को वैल्यू पी ऑफ ए की और पी ऑफ बी की गिवन है, पी ऑफ ए नॉट और बी नॉट की नहीं है। तो पी ऑफ ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए नॉट को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी नॉट को आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी। देखो ये मैंने इससे लिखा है, ये होता है पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है। किसी चीज के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। तो पी ऑफ ए नॉट को ही रहने दो इसको, और ये पी ऑफ ए को इधर शिफ्ट कर दो तो 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा। और ऐसे ही आपको पी ऑफ बी नॉट की वैल्यू निकालना है, तो पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को वही रहने दो और पी ऑफ बी को इधर 1 की तरफ शिफ्ट करो तो 1 माइनस पी ऑफ बी। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अपने को पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू के बने, रख दो ये वैल्यूज इसके अंदर। तो हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी की वैल्यू 0.6। 1 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, इंटू 1 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। 7 4 जा 28 और 2 डिजिट का डेसिमल लगा लो 1 2, तो यहाँ ये 2 डिजिट का डेसिमल और ये 0, तो 0.28। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इज। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल सोल्यूशन कौन सा होगा? 4 ऑप्शन में से पहले अपन इक्वेशन को लिखते हैं। क्या है इक्वेशन? y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसको सॉल्व करना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में केवल डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं और राइट साइड में कुछ आएगा, फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं किस टाइप का इक्वेशन, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो ये नेगेटिव टर्म दिख रही है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए। वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी बना सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं जनरली, ये डी वाई को ही रहते, ये डी एक्स को नीचे लाते हैं और ये एक्स को इधर करते हैं। y upon x is equal to dy by dx। अब देखो ये dy by dx is equal to y upon x, आप चाहे तो dy by dx को इस साइड लिख लो, dy by dx is equal to y upon x। ये आ गया, देखो इधर dy by dx बन गया, इधर f ऑफ x के प्लेस पे 1 अपॉन x और f ऑफ y के प्लेस पे y आ गया। तो ये f ऑफ x इंटू f ऑफ y के फॉर्म में बन गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, सीधा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसके वेरिएबल को सेपरेट कर दो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। फॉर्म पहचान में आ जाए तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इधर बना, उसके बाद ये y को इधर कर लो और ये dx को x के साइड कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू ये 1 अपॉन x है और ये dx। इधर dy दिख रहा है, इधर dx दिख रहा है, तो इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड को, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस सी लगा दो एक कांस्टेंट। लॉग मॉड ऑफ एक्स को इधर शिफ्ट कर लो आप, लॉग मॉड ऑफ वाई माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पे लॉग एम माइनस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ये लॉग एक ही मॉड में ले लेते हैं इनको, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ये आ गया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहा है, आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो यहाँ बेस में कुछ नहीं दिख रहा तो बेस में ई लगा लो आप। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई को ही रहने दो, सी को इसकी पावर में कर दो, मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स को इधर कर दो, ये हो जाएगा आपका ई रेज़ टू द पावर सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। ऐसा हो गया, ये अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए। अब ये ई रेज़ टू द पावर सी को अपन सी लिख लेते हैं और ये y अपॉन एक्स मॉड के अंदर तो प्लस माइनस का साइन ले लेते हैं, अभी लेते हैं इसको c। ये ई रेज़ टू सी इज इक्वल टू प्लस माइनस y अपॉन एक्स, प्लस माइनस का दोनों साइड इंटू कर दो तो ये प्लस माइनस ई रेज़ टू द पावर c हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अपने को कांस्टेंट केवल c चाहिए तो प्लस माइनस ई रेज़ टू सी के प्लेस पे c रख दो, ये c इज इक्वल टू y अपॉन एक्स पुट प्लस माइनस ई रेज़ टू द पावर c इज इक्वल टू c। ये x का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, क्या हो जाएगा ये सी एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो सी एक्स इज इक्वल टू वाई, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट,
एक्स वाई इजिकल टू सी, एक्स इजिकल टू सी वाई स्क्वायर, वाई इजिकल टू सी, ये वाई इजिकल टू सी और ये वाई इजिकल टू सी एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हो गया ना ऑप्शन सी, वाई इजिकल टू सी एक्स। आप चाहे तो इसको इधर लिख दो, वाई इजिकल टू सी एक्स लिखना हो तो वाई इजिकल टू सी एक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ y इजिकल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू। देखिए ये y2 जो है ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं इस कंडीशन को ले लेता हूँ और ये y2 दिख रहा है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y इजिकल टू साइन इनवर्स x। करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो y का डेरिवेटिव y1 ले लेते हैं, dy बाई dx के प्लेस से y1 ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में y2 दिख रहा है। ये y1 हो गया इक्वल टू साइन इनवर्स x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसा आ गया y1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब जब भी अपॉन में आ जाता है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y2 के लिए। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करो। देखो ये भी फंक्शन तो प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाते। फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सेकेंड y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा, v2 y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख सकते, प्लस सेकेंड फंक्शन y1 और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन टू रूट एक्स होता है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले, और फिर चेन रूल से इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये चेन रूल लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इधर 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता। अपने को चाहिए क्या? अपने को y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ये भी नहीं चाहिए रूट, इसका रूट हटा देंगे तो ये वाई टर्म कहीं रहने देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। इसके पहले ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा। अब ये टर्म हो गई माइनस एक्स वाई वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। एक स्टेप लिखता हूँ पहले, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस एक्स वाई वन है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो ये वाई वन और ये एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया है ना। ये शिफ्ट हो गया इधर आके, ये माइनस था तो प्लस हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देते तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका इसमें इंटू कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई वन बच गया, बस ये एक्स वाई वन बन गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई वन, ये एक्स वाई वन एक्स वाई टू और ये एक्स स्क्वायर। ये आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 3 ए डॉट वेक्टर बी 4 दिया, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं इसी को ले लेता हूँ, है ना। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी की वैल्यू निकालना है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी और इसका स्क्वायर ले ले रहा हूँ, बाद में अपन इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये पावर 2 हट के ये आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अपन इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो इसका स्क्वायर लिया। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी होल स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। ये वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है। अगर किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर हो तो उसी वेक्टर को 2 बार डॉट लगा के लिख सकते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर था, ए डॉट ए लिखे तो ऐसे ही है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी का स्क्वायर था तो इसी वेक्टर को मैंने 2 बार डॉट लगा के लिखा। अब ये बीच में डॉट लगा तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर लो, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए का इंटू करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का 2 माइनस 2 वेक्टर बी में करेंगे तो माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
उसके बाद -2 वेक्टर बी का करेंगे डॉट लगा के इनटू वेक्टर ए में, तो -2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और -2 वेक्टर बी का डॉट लगा के -2 वेक्टर बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए ये दो एक जैसे वेक्टर दिख रहे हैं आपको, वेक्टर ए डॉट ए और वेक्टर बी डॉट बी, तो इन दोनों को इस फॉर्मूले से मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखो ये बी डॉट ए को डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इसको ए डॉट बी लिख लेते हैं, तो -2 डॉट 2 वेक्टर ए डॉट बी, और ये -2 वेक्टर ए डॉट बी का 4 वेक्टर ए डॉट बी लिख लेंगे और इसको मॉडुलस का स्क्वायर लगा के लिख देते हैं। ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस ये 2 वेक्टर ए डॉट बी है और ये -2 वेक्टर बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं अपन, तो ये -2 ए डॉट बी हो जाएगा, -2 ए डॉट बी -4 वेक्टर ए डॉट बी हो गए, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट की, प्लस ये 4 और बी डॉट वेक्टर बी को मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू आपको गिवन रख दो, वेक्टर ए की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर -4 इंटू वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू है 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, 2 स्क्वायर 4 -4 4 जा 16, और ये 3 3 जा 9 4 जा 36, क्या हो जाएगा 4 + 36 40, 40 में 16 माइनस करेंगे तो 24, ये आया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए -2 वेक्टर बी स्क्वायर के इक्वल। लेकिन अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए -2 वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए, तो इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए -2 वेक्टर बी इज इक्वल टू 24 का अंडर रूट, 24 को 6 लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 करके अंदर डाल दो, 4 6 या 20। अब देखो जब भी अपन दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मॉडुलस है और मॉडुलस हमेशा या मॉडुलस या मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया 2√6। तो वेक्टर ए -2 वेक्टर बी की वैल्यू आ गई 2√6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट, 2√6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 3D का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18, if P is a point on the line joining the points A 0, 5, -2 and B 3, -1, -2, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है। If the x कोऑर्डिनेट ऑफ P is 6, P का जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 है, then its z कोऑर्डिनेट इज, तो इसका z कोऑर्डिनेट बताना। देखो डायग्राम से, मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B है, A के कोऑर्डिनेट है 0, 5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 3, -1, 2। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर एक पी पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया है, वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो वाई को वाई लिख लो, और जेड कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, इसको जेड लिख लो। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10 होगा, 6 होगा, -6 होगा, -10 होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि पहले ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है अपने पास में, वो इक्वेशन बना लेते हैं। फिर इस लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे अपन, लैम्डा सपोज करके XYZ की वैल्यू और x की वैल्यू 6 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining 2 points, कौन कौन से 2 पॉइंट्स, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज, ये 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 is equal to z - z1 अपॉन z2 - z1। रखो इसके अंदर वैल्यू, इसको ले लो x1 y1 z1 और इसको ले लो x2 y2 z2, तो ए बी का इक्वेशन आ जाएगा आपका, x - x1 की वैल्यू 0,
अपॉन x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू 5, ये 5 अपॉन y2 माइनस y1 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, z2 है आपका 2 माइनस z1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस 2। इसको सॉल्व करो तो ये x अपॉन 3 हो गया इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन -6 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 4। ऐसा आ गया। अब देखो ये लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P दिख रहा, तो इसी लाइन से अपन P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इजिकल टू के सपोज कर लो, के या लैम्डा कुछ भी ले सकते हैं, इजिकल टू के, ये लेट या सपोज। तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जो है ये P दिख रहा, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो एक्स वाई 3k, x की वैल्यू 3k -6k और -5 को शिफ्ट कर देंगे तो +5 हो जाएगा, -6k +5 हो गया y कोऑर्डिनेट, और ऐसे z कोऑर्डिनेट निकालो 4k और ये 2 को शिफ्ट करें तो -2, 4k -2, ये आ गया आपका P पॉइंट इस लाइन के ऊपर। अब इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 दिया हुआ है, तो ये 3k को अपन 6 लिख लेते हैं, है ना, और तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी और वो k की वैल्यू यहाँ पे z कोऑर्डिनेट में रख देंगे तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देयरफॉर 3k इज इक्वल टू, ये है 3k आपको x कोऑर्डिनेट 6 दिया, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, ये भी P पॉइंट का, ये भी P पॉइंट का, तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो 3k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू आपका आ गया 2, आ गया k की वैल्यू 2 आ गई। आप इस k की वैल्यू को z कोऑर्डिनेट में यहाँ पे रख दो, तो ये z इज इक्वल टू ये है, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी, एंड z इज इक्वल टू 4k -2, इसमें रख दो आप k की वैल्यू, ये 4k की वैल्यू 2 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, z इज इक्वल टू 6। ये जो z कोऑर्डिनेट था इसका ये भी 6 होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 10 6 -6 -10, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ये 3D का क्वेश्चन है 11 चैप्टर। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आपके एसर्शन रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, एसर्शन रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए एसर्शन का मतलब क्या होता है, एसर्शन मतलब कोई फैक्ट आपको दिया रहेगा, या कोई एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा, या कोई पैसेज आपको दिया रहेगा, या कोई स्टोरी आपको दी रहेगी, और उसका रीजन रहेगा, रीजन समझता आपको, उसका कारण। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए, एक स्टेटमेंट है उसको असर्शन ए बोला है, इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, जो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उसका रीजन दिया हुआ है, ए है असर्शन और उसका रीजन है आर। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस, नीचे चॉइसेस है 4 चॉइसेस है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखो पहली चॉइस क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए जो असर्शन है ट्रू है और उसका जो रीजन है आर वो भी ट्रू है। जब ये दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और उसका रीजन भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये जो रीजन आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों भी ट्रू है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, मतलब असर्शन भी ट्रू है और उसका रीजन भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू है, असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। एक डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, असर्शन फॉल्स है लेकिन उसका रीजन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो असर्शन रहेगा उसको चेक करेंगे वो ट्रू है या फॉल्स है। देखो ट्रू रहेगा तो ये ट्रू हो गया और फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया। अगर असर्शन आपका ट्रू आता है तो फिर आपको उसके रीजन को देखना है कि रीजन उसका ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू है, उसके बाद में आपको देखना है कि रीजन उसका ट्रू है,
ये दो चीज अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको देखना है कि ये आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ट्रू एक्सप्लेनेशन है या नहीं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है या नहीं, ये चेक करना है। दोनों ट्रू है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ए और आर दोनों ट्रू तो है लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। और ए ट्रू है लेकिन रिलेशन ये रीजन उसका फॉल्स है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। एसर्शन ही आपका फॉल्स है लेकिन रीजन उसका ट्रू है, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो चलिए इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, एसर्शन ए, एसर्शन को ए बोलेंगे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x इज, ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है, इसको पढ़ेंगे सेमी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 यूनियन, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट, इसको पढ़ेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1/2 टू इन्फिनिटी। तो आपको ये चेक करना है कि ये असर्शन जो है सेक इनवर्स 2x का जो डोमेन है वो इतना होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर इसका रीजन दिया हुआ है आर सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू -π/4। तो हम एक एक चीज को चेक करते हैं, फिर चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताएंगे। तो पहले इसके असर्शन को लेता हूं मैं। असर्शन ए है आपका, ये ए क्या है, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x इज दिस, सेक इनवर्स 2x का डोमेन इतना होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है अपने को पहले ये देखना है। तो सबसे पहले हम सेक इनवर्स x का डोमेन रिकॉल करते हैं। क्या होता है सेक इनवर्स x का डोमेन, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका r माइनस ओपन इंटरवल -1,1। आईटीएफ के चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो r माइनस ओपन इंटरवल -1,1। इसका मतलब ये होता है कि सारी रियल वैल्यूज रहेगी लेकिन उसमें से ओपन इंटरवल -1,1 का मतलब है कि इसमें -1 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं, इससे बड़ी वैल्यू 0 आएगी। -1 से बड़ी और 1 से छोटी जो वैल्यू होगी उसको r में से माइनस कर देंगे, और r में से माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस होगा, -1 भी रहेगा और 1 भी रहेगा। तो r में से 0 को हटाते हैं, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा, 0 को इसलिए हटाते हैं कि सेक के अंदर आप कोई भी एंगल की वैल्यू लेंगे तो वो कभी 0 नहीं आएगी। cos 90 की वैल्यू 0 होती है लेकिन उसका रिवर्स सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। सेक के अंदर कोई भी वैल्यू, किसी भी एंगल की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, इसलिए यहाँ से 0 को हटाया गया है। तो r माइनस ओपन इंटरवल -1,1 ये इसका डोमेन होता है। इस डोमेन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी डोमेन को दूसरी लैंग्वेज में ऐसे इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, सेमी ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी -1 इंक्लूड रहेगा इसके अंदर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यूनियन, फिर 1 को इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1, इन्फिनिटी। देखिए ये भी सेक इनवर्स x का डोमेन ही लिखा हुआ है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। इसका मतलब है -इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू और उसकी इक्वल वैल्यू, यूनियन 1 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी 1 से बड़ी वैल्यू और 1 की इक्वल वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू। ये लिखा है सेमी ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, -1 यूनियन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। इसको एनालाइज करके हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेक इनवर्स 2x की जो डोमेन है वो ऐसे इंटरवल के फॉर्म में है या नहीं ये पूछ रहा है। तो ये है आपकी सेक इनवर्स x की डोमेन, आप इसको याद रखिए और उसी के बेस पे आप इसको लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये तो है सेक इनवर्स x की डोमेन, लेकिन हमसे क्वेश्चन में किसकी पूछ रहा है, सेक इनवर्स 2x की पूछ रहा है। तो आप सेक इनवर्स 2x की डोमेन क्या हो जाएगी, देयरफॉर डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x, हमको सेक इनवर्स 2x की डोमेन चेक करना ये वाली है कि नहीं। ये तो सेक इनवर्स x की थी, हमको सेक इनवर्स 2x की चाहिए। तो देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 2x है, और जब भी ये इंटरवल लिखे रहते हैं तो इंटरवल में जो वैल्यू रहती है ये हमेशा x की वैल्यू रहती है, ये 2x की वैल्यू नहीं रहती, 3x की, किसी की वैल्यू रहती है, हमेशा x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू -इन्फिनिटी से बड़ी, -1 से छोटी और उसके इक्वल, x की वैल्यू 1 के इक्वल और उससे बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, ये सब x की वैल्यू रहती है। तो अब देखो ये x की वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पर 2x है, तो 2x इज इक्वल टू, ये एक्चुअल वैल्यू थी आपकी, तो x के फॉर्म में अगर अपन इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू, अगर अपन इन्फिनिटी रखेंगे
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी को आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। माइनस इन्फिनिटी को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, कॉमा ये वाले -1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। जैसा का वैसा ब्रैकेट लगा दो, यूनियन है तो यूनियन लगा दो। फिर ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इस 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/2, कॉमा इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी जाएगा ऐसा। अब देखो डोमेन आप सेक इनवर्स 2x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1/2 यूनियन 1/2 कॉमा इन्फिनिटी। देखो यही वाली गिवन थी आपको, सेक इनवर्स 2x की जो डोमेन बोल रहा था सेमी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1/2 यूनियन 1/2 कॉमा इन्फिनिटी। देखो वही आ गई। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ये जो वैल्यू लिखी है ये x की वैल्यूज है। तो हमने क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू ये थी, अब यहाँ पे x के प्लेस पे 2x है, लेकिन अपने को यहाँ इंटरवल में किसकी वैल्यू लिखना है, x की वैल्यू लिखना है। तो ये जो x की वैल्यू थी तो ये 2x इज इक्वल टू इतना ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू इतना ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू इन्फिनिट लेके x की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसी आ जाएगी। तो ये वाली जो डोमेन अपनी आ रही है सेक इनवर्स 2x की वो इससे मैच हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेक इनवर्स 2x की जो डोमेन यहाँ पे हमको असर्शन में गिवन है ये ट्रू है या करेक्ट है। तो इसको लिख देता हूं मैं ट्रू, ये ट्रू होगी। अब असर्शन तो इसका ट्रू है, अब इसका रीजन चेक करते हैं। रीजन सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू -π/4 बोल रहा है। सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू -π/4 ये ट्रू है या नहीं है अपने को ये चेक करना है। देखिए ये रीजन दिया हुआ है सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू -π/4। सेक इनवर्स -2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल देता है। तो सेक इनवर्स -2 किसके इक्वल है, -π/4 के इक्वल है। ये एक एंगल दे दिया उसने। तो हमको ये चेक करना है कि सेक इनवर्स -2 जो है ये एक एंगल -π/4 देता है या नहीं देता। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल देता है वो एंगल उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। तो हम सेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लेते हैं, उसके अंदर आपका -π/4 आता है कि नहीं आता है। तो पहले मैं लिखता हूं इसको, सिंस सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो कॉस की होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0, -π/2 को इसमें से हटा देते हैं। ये होती है आपकी सेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्लोज्ड इंटरवल 0, -π/2 या 90। ये 0 और पाई इंक्लूड है इसके अंदर, 0 से बड़ी और पाई से छोटी वैल्यू आएगी, और 0 और पाई के बीच में 90 भी आता है। तो 90 को इसमें से हटा देना। क्यों हटा देना है, क्योंकि सेक 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, इसलिए ये 90 को इसमें से हटा दिया। तो ये सेक इनवर्स -2 एक ऐसा एंगल आना चाहिए जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट, तो ये रीजन आपका ट्रू होगा। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या सेक इनवर्स -2 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सेक इनवर्स को ऐसी रहने दो, ये माइनस को भी ऐसी रहने दो, और 2 सेक में किसकी वैल्यू होती है, 2 सेक में cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होगी। इसको लिख सकते हैं सेक π/3। इसको सॉल्व करो आप, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है तो ये -2 आ जाएगा आपका, ये वाला -2 आ जाएगा। अब ये माइनस दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो अपन इसको सेक -π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस सेक थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो कॉस -x और सेक -x प्लस x हो जाता है, इसलिए माइनस के साइन को अपन अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते इसको। तो अब अपने को यहाँ पे एंगल ऐसा बनाना है जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ जाए। ये 0 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, इसमें 90 इंक्लूड नहीं रहेगी। तो हम इसको इस माइनस के साइन को पाई -π/3 लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आप सेक पाई -π/3। देखो ये 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में आपका साइन प्लस होता है, बाकी साइन और उसका जो रेसिप्रोकल कोसेक रहेगा वो प्लस होगा, बाकी के माइनस होगी। तो ये सेक है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा पहले, और 180 वाला है तो नो चेंज, तो
सेक पाई बाई थ्री, तो माइनस सेक पाई बाई थ्री को अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई थ्री, 180 में से 60 माइनस करें तो 120 या एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई थ्री। अब देखो ये सेक इनवर्स, ये सेक को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब एडजस्ट करेंगे अपन, जब ये वाला जो एंगल है 2 पाई बाई थ्री वो सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। तो ये 2 पाई बाई थ्री का मतलब होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, आ रहा है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आपका 2 पाई बाई थ्री आ रहा है, तो सेक इनवर्स से सेक को अपन एडजस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई थ्री। मतलब क्या आया अपना कि सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री। मतलब ये जो आपका सेक इनवर्स -2 था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक एंगल 2 पाई बाई थ्री दे रहा है, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई थ्री है। 2 पाई बाई थ्री बोले तो 120 डिग्री, और क्वेश्चन में रीजन क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर बोल रहा था। ये जो 2 पाई बाई थ्री आ रहा, मतलब ये माइनस पाई बाई फोर के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। अगर कभी सेक इनवर्स -2 माइनस पाई बाई फोर के इक्वल आता तो ये रीजन इसका ट्रू हो जाता, तो यहाँ पे रीजन जो है इसका फॉल्स हो गया, तो इसको लिख देता हूं मैं फॉल्स, बस फॉल्स हो गए। अब देखो डोमेन इसका इसका जो एसर्शन था वो ट्रू था, और जो रीजन है वो कैसा आ रहा, फॉल्स आ रहा। तो बस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ लिख देता हूं मैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। So which option is correct? Option C is correct. Option C is correct. Option C इसका करेक्ट हो गया, असर्शन करेक्ट दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, और उसका जो रीजन है वो फॉल्स, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन ए, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन वेक्टर आर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 2 के प्लस लैम्डा आई के माइनस जे के। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है और ये लैम्डा वेक्टर, ये वेक्टर बी है, एंड एक्स एक्सिस इज पाई बाई फोर। ये वाला वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई फोर है। ये असर्शन है, ये अपने को चेक करना है। फिर उसके बाद में इसका रीजन दिया हुआ है, द एक्यूट एंगल बिटवीन थीटा, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस आर इज इक्वल टू x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस लैम्डा a1 आई के प्लस b1 जे के प्लस c1 के एंड वेक्टर r इज इक्वल टू x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के प्लस म्यू a2 आई के प्लस b2 जे के प्लस c2 के इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू, ये मॉडुलस दिया हुआ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये तो दो लाइन के बीच का एंगल का ही फॉर्मूला दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया, ये वेक्टर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन दिए, कार्टेशियन फॉर्म में दिया, तो ये तो करेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो। तो ये आर तो आपका ट्रू है। आपको ये चेक करना है कि असर्शन इसका ट्रू है नहीं, मतलब इस लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल पाई बाई फोर है कि नहीं है। उसके बाद में ये तो आपका ट्रू है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पहले असर्शन को चेक करूंगा मैं। असर्शन ए, ये r इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 2 के प्लस लैम्डा आई माइनस, तो ये जो रहता है आपका, ये वेक्टर a है और ये लैम्डा वेक्टर b है। तो आपका ये वेक्टर b1 हो जाएगा, इसको वेक्टर b1 ले लो आप, क्योंकि एक लाइन ये दी हुई है और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं इसको वेक्टर b1 ले लेता हूँ। वेक्टर b1 इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, ये हो गया। अब एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको पता है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, ये होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। अब इसी के पैरेलल कोई वेक्टर होगा आपका इधर, तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज और इसकी डायरेक्शन रेशियोज ये सेम रहेगी, तो b2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर b2 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप रहता है, उसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो भी आई कैप ही होगा, तो वेक्टर b2 आपका आई कैप आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, वेक्टर b2 इज इक्वल टू आई कैप। ये तो अपन ने इस लाइन का वेक्टर ले लिया लैम्डा वेक्टर b1, अब एक एक्स एक्सिस वाली लाइन बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन ये वाली, तो
तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप रहता है। अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, ये भी लाइन है, तो इसी के पैरेलल कोई लाइन होगी तो ऐसी होगी, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका भी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये जो वेक्टर ये वाला है इसी के पैरेलल रहेगा, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे वो इसके भी रहेंगे। इसका डायरेक्शन आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, बाकी जेके पर के कोफिशिएंट वाली टर्म यहाँ पे एब्सेंट, जेके पर के वाली टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, तो वो 0 0 होगा, तो यहाँ पे भी आपका आई कैप आएगा। तो ये वाला जो वेक्टर B2 आएगा एक्स एक्सिस की पैरेलल जो वेक्टर होगा उसका वेक्टर B2 आपका केवल आई कैप आएगा। तो अब ये दो वेक्टर मिले अपने को, इन दोनों के बीच के एंगल के लिए भी फॉर्मूला है अपने पास में, क्या, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B2। ये मॉड ऑफ वेक्टर B2 है। ये फॉर्मूला आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। तो देखो अपने पास वेक्टर B1 भी है, वेक्टर B2, ऊपर डॉट निकाल लेते हैं, नीचे मॉड में डालते हैं उसको, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 की वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप डॉट वेक्टर B2 की वैल्यू आई कैप अपॉन इन्हीं को मॉड में डाल लो दोनों को, मॉडुलस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप इनटू मॉडुलस ऑफ आई कैप। इसको सॉल्व कर लो, ये मॉडुलस लगा, डॉट लगा हुआ है तो आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट में करो, बाकी को छोड़ दो, बाकी के 0 हो जाएंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 अपॉन नीचे के मॉड हटाना है तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इनटू दूसरा वाला मॉड हटाना है तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू ये 1 अपॉन ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 तो 1 होता है, 1 अपॉन रूट 2 पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसको टोटल अपन 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये कॉस थीटा के इक्वल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, which implies cos theta is equal to cos π/4। cos से cos एडजस्ट हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू π/4। मतलब इन दोनों ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो π/4 आ गया, और π/4 ही उसने दिया था आपको, तो एसर्शन जो है वो क्या हो गया, इसका ट्रू हो गया, एसर्शन इसका ट्रू हो गया, इसको लिख दो ट्रू, एसर्शन तो ट्रू है। इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल π/4 बोल रहा था, π/4 होगा। अब इसका रीजन में देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल, तो ये वाला वेक्टर B1 हो गया आपका और ये वाला वेक्टर B2 हो गया आपका। तो यहीं से आप आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट ले लेंगे और उसको यदि अपन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये लाइनें वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, इसको अपन पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बीच का एंगल निकालेंगे तो ये वाला आएगा। ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है ये एंगल और ये एंगल सेम है, दो लाइन के बीच के एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। ये है आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखो a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये वेक्टर b1 है, ये वेक्टर b2, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल यही वाला है। तो देखो यही वाला एंगल आपको यहाँ दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू ये दिया, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया। अब देखिए अपना एसर्शन भी ट्रू आया और अपना रीजन भी ट्रू आया, ये दोनों ट्रू है। जब दोनों ट्रू है तो अपने को ये देखना है कि ये जो रीजन है वो इस एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो देखो
दोनों वेक्टर्स के दोनों लाइनों के बीच का एंगल π/4 है। अपन ने ये वेक्टर फॉर्म में रख के एंगल निकाले तो π/4 आया। अगर आप ये वाले फॉर्म में रख के भी अगर वैल्यू निकालते हैं आप, तो भी आपका π/4 ही आता। आप चाहे तो इसको निकाल के देख सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वो π/4 यानी यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के फॉर्म में दिए हुए हैं ये। तो ये जो है cos थीटा इज इक्वल टू दिस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, असर्शन ए भी करेक्ट है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लिखता हूं मैं इसको, बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option A is correct. Option A is correct. Option A इसका करेक्ट है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, आर जो है असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे करेंगे भैया आप इसको।